पहलगाम टेरर अटैक के बाद भी इंडिया पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है? क्या बीसीसीआई के लिए देश से ज्यादा गेम इंपॉर्टेंट हो गया? फैंस बॉयकॉट चला रहे हैं लेकिन बीसीसीआई सुन क्यों नहीं रहा? मैंने कल कहीं एक मीम भी देखा, मैं अपनी बॉडी का हर ऑर्गन को डोनेट कर दूंगा, एक ऑर्गन छोड़कर मेरे मिडिल फिंगर प्लीज बीसीसीआई को भेज देना। पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मूड ऑफ द कंट्री कैसे है हम सब जानते हैं। पूरा सोशल मीडिया बॉयकॉट पाकिस्तान कैंपेन से हिल रहा है। ऐसा टाइम में जब बीसीसीआई एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच सेट किया तो फैंस का एंगर बिल्कुल जायज है। देश से बढ़कर गेम हो गया क्या? लोग सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को क्वेश्चन कर रहा है। इस पूरे नॉइस के बीच भी बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया एक ही बात कह रहे हैं, वी कैन नॉट बॉयकॉट, इंडिया हैव नो चॉइस बट टू प्ले। और यही पर है पूरा टेक्निकल पॉइंट। सैकिया का एग्जाम्पल लॉजिक क्या है? बाइलेटरल टूर्नामेंट मतलब सिर्फ दो कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान के बीच खेलने वाली सीरीज। इसे हमने 2012 एंड 13 से ही बॉयकॉट कर रखा है क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट फ्रेंडली विद अस। वहाँ हम एक यूनिलैटरल डिसीजन ले सकते हैं। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट मतलब एशिया कप, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। बीसीसीआई का आर्गुमेंट यह है कि हमने बाइलेटरल को बॉयकॉट किया है, मल्टीलैटरल को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीलैटरल को बॉयकॉट करने से क्या होगा? फाइन्स लगेगी बस? नो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। यहीं पर शुरू होता है असली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल। सैकिया के मुताबिक अगर हम भी एशिया कप को बॉयकॉट करते हैं तो फर्स्ट वन द इंटरनेशनल बैन। आईसीसी, एएफसी, फीफा जैसे सारे इंटरनेशनल एसोसिएशंस हमारे इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशंस पर एक्शन लेंगे। सिर्फ फाइन्स नहीं, बैन भी लगने का चांस है। नंबर 2, प्लेयर्स कैरियर स्पॉइल्ड। इस बैन की वजह से हमारे प्लेयर्स सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग सब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनके पूरे कैरियर्स रिस्क में आ जाएंगे। नंबर 3, द ओलंपिक्स ड्रीम। और यह है सबसे बड़ा हिट। इंडिया 2030 में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए बिड कर रहा है। अगर हम ऐसे मल्टीलैटरल इवेंट्स को बॉयकॉट करते हैं हमारी सारी बिड्स एक एडवर्स पोजीशन में चल जाएंगे, हमारे फ्यूचर ड्रीम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद इस पर एक ओपिनियन तो बनता है। आपको ओपिनियन का क्या है कमेंट में लिख लीजिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि और पाकिस्तान के फैंस जो ग्राउंड में चला रहे थे कि बॉयकॉट कर दो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे वो उनकी असली रेंज है। And I request to India, please boycott next match because we want to qualify for the finals. Please boycott next match so we will get 2 points. Thank you. और जैसे ही हमने मैच में देखा पाकिस्तान वैसे भी कुछ वो कर नहीं पाया, हमें जीत गए, उनके मुंह पर डोर बंद कर दिया और पाकिस्तान ने शेकर नहीं किया, फाइन लगा, ये सब बातें चलते रहेंगी। लेकिन सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ, तो लाइट लीजिए। फैक्ट नंबर 2, हमने अपने बच्चे को बुकिश नॉलेज नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, उन्हें रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखना है। ये बात हम सब कहते हैं, लेकिन हैदराबाद बोहनपल्ली के मेधा स्कूल ओनर मलेला जयप्रकाश गौड़ ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। स्कूल बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेस चलती थी और सेकंड फ्लोर पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को उन्होंने एडवांस्ड केमिस्ट्री लैब में बदल दिया। वाओ, व्हाट एन इनोवेटिव एजुकेटर। सोच रहे हैं? रुकिए, उस एडवांस्ड केमिस्ट्री लैब में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा था पता है? अल्प्राजोलम, यस, ए बैंड नार्कोटिक सब्सटेंस। ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नहीं, हैदराबाद पुलिस की ईगल टीम को मिला स्कूल ऑफ एडल्ट्रेशन था। टॉडी में मिक्स करने के लिए अल्प्राजोलम यही प्रोड्यूस हो रहा था। जयप्रकाश गौड़ स्कूल ओनर ने ये स्टार्टअप शुरू करने के लिए गुरुवार रेड्डी नाम का एक कंसल्टेंट से फार्मूला और प्रोसेस लिया और स्कूल के ही एक शेड्यूल्ड सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। इस बिजनेस मॉडल में कैंपस प्लेसमेंट्स भी थे। यहाँ बनने वाले अल्प्राजोलम डायरेक्ट महबूब नगर के टॉडी डिपोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जब ईगल टीम ने इस लैब को राइड किया तो वहाँ लैब इक्विपमेंट देखकर शॉक हो गए। स्टूडेंट्स की वजह से नहीं, वहाँ 8 रिएक्टर्स मौजूद थे, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल सब कुछ वही था और फाइनल प्रोजेक्ट पर भी रेडी पड़ा था। 3.5 kgs ऑफ फिनिश्ड अल्प्राजोलम एंड 4.3 kgs ऑफ सेमी प्रोसेस्ड टैबलेट्स। इस स्टार्टअप की फंडिंग काफी सॉलिड लग रही है। 21 लाख रुपीस कैश भी सीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये साइड हसल पिछले 6 मंथ से चल रहा था। 6 डे से वीक प्रोडक्शन और संडे को डिलीवरीज, ताकि नीचे के फ्लोर्स पर क्लासेस को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फैक्ट नंबर 3, जब आप बात करते हैं तो क्या कोई आपकी नहीं सुनता? तो ये 3 वर्ड मैजिक फ्रेज यूज कीजिए, कोई भी इंस्टेंटली आपकी बात सुनेगा और वो वर्ड्स है इमेजिन दिस सिनेरियो। हिंदी में इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। अब बस ये कह दीजिए, मीटिंग में लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिए, कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ ही ट्राई कर लीजिए। आज ग्रुप मीटिंग है, सब आपकी बात जरूर सुनेंगे। ये बात पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट जॉन बॉय दावे के साथ कहते हैं। इसके पीछे है असली साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इमेजिन। ये एक डायरेक्ट कमेंट है,
ये अपने ऑडियंस को सेकंड पर्सन में खींच लाता है, उन्हें विजुअलाइज करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। ये वर्ड उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, अर्जेंसी और स्पेसिफिसिटी ऐड करता है। सिनेरियो, ये वर्ड सिग्नल देता है कि ए स्टोरी इज कमिंग। लोग हमेशा ड्राई डाटा या एब्स्ट्रैक्ट टॉकिंग पॉइंट से ज्यादा एक स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। जैसा कहते हैं स्टोरी हो तो कोई भी सुन लेता है। और अब एक साइकोलॉजिस्ट के बताए हुए कुछ बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स, ये उन 3 वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हैक नंबर 1, द पावर पोज। अगर आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं, डोमिनेंस दिखना चाहते हैं, तो अपने हैंड्स ऑन हिप्स, कमर पर हाथ रखिए। ये एक डोमिनेंस डिस्प्ले है, ये सिग्नल देता है कि आप रेडी एंड अलर्ट है। हैक नंबर 2, दैट इज एग्रीमेंट। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो पुश अवे फ्रॉम द टेबल, टेबल से थोड़ा पीछे हो जाइए, इसका मतलब है आप डिसएग्री कर रहे हैं। हैक नंबर 3, द इंटीमेसी सिग्नल, इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरोगेट टचिंग, मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हैं कि आप स्ट्रोकिंग ए कप को धीरे से सहलना या प्रेसिंग ए पेन अगेंस्ट योर लिप्स, पेन को अपने लिप्स पर प्रेस करना जैसे चीज कर रहे हैं, इसका मतलब है डिजायर फॉर इंटीमेसी। यस, आपने सही सुना। हैक नंबर 4, द बैरियर। आपके और आपके पार्टनर को बीच रखने ऑब्जेक्ट्स, कप या फोन को साइड में हटाते हैं तो दे लाइक यू। अगर वो ऑब्जेक्ट्स को एक बैरियर की तरह आपके और उनके बीच रखते हैं तो इसका मतलब है दे डोंट लाइक यू। ट्रिक्स फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो में आगे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको हमारी नॉलेज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें, क्योंकि वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। अब वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फैक्ट नंबर 5, जब आप सो रहे थे, क्या आपने कभी अपने रूम के कॉर्नर में ट्रेंच कोट और हैट पहनने हुए एक शैडो फिगर को देखा है? उसका कोई फेस नहीं होता, बट वो सिर्फ आपको ही देख रहा होता है। क्या आपने ऐसे ही किसी हैटमैन को देखा है? अगर देखा है तो टेंशन मत लीजिए, ये बहुत लोगों के साथ होता है। टिकटॉक पर वायरल हो रहे हैं हैटमैन के पीछे का ट्रूथ क्या है, इसका 80s की हॉरर मूवी फ्रेडी क्रूगर से क्या कनेक्शन है, और सबसे शॉकिंग बेनाड्रिल सिरप और इसमें हैटमैन का क्या लिंक है। यहाँ एक और क्वेश्चन भी है, स्लीप पैरालिसिस एक साइंटिफिक फिनोमिना, हैटमैन एक सुपरनैचुरल एंटिटी माना जाता है, लेकिन हैटमैन सिर्फ स्लीप पैरालिसिस के वक्त ही क्यों दिखता है? एक हेल्यूसिनेशन है या नेगेटिव एनर्जी को फीड करने वाला एक डेमन? हॉरर स्टोरी को पास करके हम साइंस में आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपने हैटमैन को नहीं देखा, आपने एक्सपीरियंस किया है स्लीप पैरालिसिस या वेकफुल। ये वेकफुलनेस एंड स्लीप के बीच एक इन लिम्बो स्टेट है। जब हम सोते हैं, हमारा ब्रेन हमारे मोटर मसल्स को पैरालाइज कर देता है। इस साइकोलॉजिकल स्टेट को एटोनिया कहते हैं। क्यों? ताकि हम अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट ना कर दे, सपना में जो कर रहा है वो असलियत में ना करे और सेफ बेड पर पड़े रहे। लेकिन अगर आपका माइंड आपकी बॉडी से पहले वेकअप हो जाए तो आप कॉन्शियस होते हैं बट अनेबल टू मूव। उस सिचुएशन में आपका ब्रेन REM स्लीप, सपनों वाला स्टेज से डायरेक्ट हेल्यूसिनेशंस क्रिएट करता है, और वो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस भले ही कुछ सेकंड्स का हो, वो सो रियल लगता है। तो ठीक है, स्लीप पैरालिसिस सच है, लेकिन सबको एक जैसे हैटमैन ही क्यों दिखा? यहाँ आता है कल्चरल एंगल। आपकी ब्रेन उस डरावनी सिचुएशन के लिए आपका कल्चरल में एक मौजूद एक स्केरी फिगर को हेल्यूसिनेशन बनाकर दिखता है। पुराने जमाने में फोकलोर के हिसाब से विचेस, चुड़ैली, राक्षस दिखते थे। विक्टोरियन एरा में गोस्ट स्टोरीज और फ्यूनरल कल्चर ज्यादा था, तो गोस्ट और वैम्पायर दिखे थे। मॉडर्न एरा में अब एलियंस, इंटरडाइमेंशनल बीइंग्स या हॉरर मूवी विलन्स दिखते हैं। अब हम आते हैं द फ्रेडी क्रूगर फीडबैक लूप। 1984 में ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी आई। उसमें विलन फ्रेडी क्रूगर भी हैट पहनता है और ड्रीम्स में ही अटैक करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस मूवी के डायरेक्टर्स वेस क्रोवेन को स्लीप में ही मर रहे हेमोंग रिफ्यूजीज की स्टोरी से ये आइडिया मिला, और फ्रेडी क्रूगर का कैरेक्टर रिवर्स में हमारे स्लीप पैरालिसिस विजन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये एक तरह का कल्चरल फीडबैक लूप। नेक्स्ट वन, द बेनाड्रिल कनेक्शन। एक शॉकिंग पॉइंट, हैटमैन के विटनेस अकाउंट का बेनाड्रिल नाम की कॉमन मेडिसिन से स्ट्रॉन्ग लिंक था। रिपोर्ट्स कहता है कि इस मेडिसिन को हाई डोज में लेने से हैटमैन जैसे टेरिफाइंग हेल्यूसिनेशंस क्रिएट हो जाता है। टिकटॉक पर बेनाड्रिल हैटमैन एक अलग हॉरर ट्रोप है। द नेगेटिव एनर्जी थ्योरी। हैटमैन की स्टोरी 1990s और अर्ली 2000 में ऑनलाइन फोरम्स जैसा और पैरानॉर्मल रेडियो शोज से पॉपुलर हुई। ये कोई एंशिएंट डिमॉन नहीं, एक मॉडर्न फोकलोर। लेकिन कई पैरानॉर्मल थीरीज कहते हैं कि ये शैडो पीपल नेगेटिव एनर्जी या फियर वाली जगहों पर अटैक होते हैं, वो उस फियर को फीड करते हैं। इसीलिए डोमेस्टिक अब्यूज, ट्रॉमा वाले लोगों को ये ज्यादा दिखते हैं। तो कौन है हैटमैन? वो स्लीप पैरालिसिस से पैदा हुए एक हेल्यूसिनेशन शैडो हो सकता है, फ्रेडी क्रूगर जैसा कल्चरल इमेज से बना एक शेप हो सकता है, या सिंपल बेनाड्रिल ओवरडोज का एक ट्रिप भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव एनर्जी थ्योरी सच है तो मुझे एक डाउट आ गया, हम हैटमैन को देखकर डर रहे हैं या हम डर रहे हैं इसीलिए हैटमैन आ रहा है? आप क्या सोचते हैं?
जब हम क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखते हैं, इंसेप्शन में सिटीज को फोल्ड होते हुए, डार्क नाइट में ट्रक को फ्लिप होते हुए, ये सब देखकर हम सोचते हैं वाओ, बजट $160 मिलियन है तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे हो तो कि कोई भी ऐसे मूवी बना लेगा, हम ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन यही पर है नोलन का मैजिक। नोलन के स्टाइल को मनी ने चेंज नहीं किया, बल्कि मनी ना होने पर सीख गया डिसिप्लिन ही मनी आने के बाद भी उन्होंने कंट्रोल देता है। समझ में नहीं आया? चलिए इन्हें 3 बजट लेवल्स में देखते हैं। ये फैक्ट नोलन मूवी लवर्स की उनकी फिल्म मेकिंग पर रेस्पेक्ट बढ़ा देगा और एस्पायरिंग फिल्म लवर्स के लिए एक लेसन जैसा होगा। लेवल 1, द नो मनी फिल्म। फिल्म का नेम फॉलोइंग, $6,000 बजट। पहला बजट $6,000, यानी आज के डॉलर रेट के हिसाब से करीब 5 लाख रुपीस। उसमें आज एक अच्छी शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनती, लेकिन नोलन एक फीचर फिल्म बनाई। कैसे मैनेज किया? नो कलर फिल्म। कलर फिल्म रोल खरीदने के पैसा ज्यादा लगते, तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट 16mm फिल्म यूज किया। बेनिफिट कलर बैलेंसिंग, ये लाइट ब्लू है वो लाइट येलो है का टेंशन ही नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट देखना काफी था। नो लाइट्स, पूरी सिनेमा के लिए उनके पास थी सिर्फ 4 लाइट्स, यानी घर में मौजूद प्रैक्टिकल लाइट्स, टेबल लैंप्स, स्ट्रीट लाइट्स को ही लाइटिंग के लिए यूज किया। नो वेस्ट, आज की तरह डिजिटल नहीं था कि डिलीट करके फिर से शूट कर लो। उस वक्त हर फिल्म रोल पैसा था, तो सारे रिहर्सल पक्के करके टेक के लिए जाते और 1 या 2 टेक्स में शूट फिनिश करना पड़ता। फिल्म वेस्ट नहीं कर सकते थे। समरी, बेसिकली हमारे कॉलेज कल्चरल इवेंट्स की स्किट बजट में उन्होंने सिनेमा बना दिया, लेकिन ये डिसिप्लिन, पक्का प्लान करना, वेस्ट ना करना, उन्हें लाइफ लॉन्ग हेल्प किया। लेवल 2, द सम मनी फिल्म मेमेंटो। $9 मिलियन बजट। दूसरी सिनेमा के लिए $9 मिलियन मिले, $6,000 से डायरेक्ट $9 मिलियन। इस बार ब्रांड एक्टर्स गाय पियर्स को कैस्ट किया, अपने के लिए एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वैली फिस्टर को हायर किया, यानी कैमरामैन को कंट्रोल करने वाले हेड। लेकिन फॉलोइंग मूवी में सीखा हुआ डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। पैसे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करे। हर सीन को मेटिकुलसली प्लान किया गया। इस बार बेटर लेंसेज यूज किए। ये मनी उन्होंने स्टाइल के लिए नहीं, स्टोरी के लिए यूज किया। स्क्रिप्ट में हीरो को मेमोरी नहीं है, ऑडियंस को भी हीरो पीओवी जैसा वो देख रहा है फील करने के लिए स्पेसिफिक लेंसेज यूज किए गए। लेवल 3, ये था ब्लॉकबस्टर फेस। $160 मिलियन रियल स्टार्स, लियो डिकैप्रियो, एक्सेस टू एनी टाइम, जो नोलन को चाहिए सब था, फिर भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, पैसा है तो सब सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स से नहीं किया। रोटेटिंग हॉलवेज, घूमने वाला हॉल को उन्होंने सच में बिल्ड करवाया। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी क्योंकि वो रियल लगता है। नो सेकंड यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के लिए सेकंड यूनिट होता है, यानी हीरो के बिना वाले शूट, कार वॉशिंग, ड्रोन शॉट्स लेने के लिए एक अलग डायरेक्टर टीम। लेकिन नोलन ने कहा नो सेकंड यूनिट, मूवी के हर फ्रेम उनके कंट्रोल में होना चाहिए, इसीलिए सब कुछ खुद डायरेक्ट किया। तो आप नोलन को $6,000 दो या $160 मिलियन, उन्होंने फॉलोइंग से सीखे हुए कोर आइडियाज, कंट्रोल, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, नो वेस्ट को नहीं बदला। मनी बजट आपकी स्टाइल को एनहांस कर सकता है, लेकिन आपका स्टाइल क्रिएट नहीं कर सकता। वैसे प्रेजेंट में ही नोलन की सारी स्क्रिप्ट्स नॉर्मल व्हाइट पेपर नहीं होती, वो रेड पेपर पर ब्लैक इंक से प्रिंट की जाती है। ये व्हाइट कॉम्बिनेशन क्यों? स्टाइल के लिए नहीं, रीजन टू प्रिवेंट फोटो कॉपिंग। ये रेड पेपर और ब्लैक इंक कलर कॉम्बिनेशन जेरोक्स मशीन में कॉपी करना बहुत हार्ड होता है। स्क्रिप्ट रीडेबल प्रिंट नहीं होती। सिर्फ इस एक एग्जाम्पल ट्रिक के लिए वो ऐसा करते हैं। ऐसा ट्रिक सभी भी नोलन फॉलो करते हैं। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बॉर्न इनसाइड फैमिली को बड़ा करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।